नमस्ते सभी को। हम क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे। इसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखा, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन सब के बारे में पढ़ा था। नमक सत्याग्रह पढ़ लिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ लिया था। ठीक है, साइमन कमीशन आया, इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने की प्रतिक्रिया। तो लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया था और आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया और हजारों लोगों को जेल में डाल दिया था। गांधी जी को भी कैद कर लिया था। अब जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों को उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा था कि अंग्रेजों को सहयोग तो हमें करना ही नहीं है, इसके अलावा इनके द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं इनका भी हमें उल्लंघन करना है, यानी इन कानूनों को हमें नहीं मानना है। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। तो जगह जगह नमक बनाकर लोगों ने नमक कानून को तोड़ा था और जो सरकारी नमक के कारखाने थे उनके सामने उन्होंने प्रदर्शन किया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों ने लगान, चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया था। वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों को उल्लंघन करना आरंभ कर दिया था। तो किसानों ने लगान देना और चौकीदार कर देने से मना कर दिया। वनों में रहने वाले लोगों ने अंग्रेजों के वन कानूनों को मानने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। तो महिलाओं की क्या भूमिका रही थी? औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थीं। जो औरतें थीं महात्मा गांधी जी की बातें सुनने के लिए घरों से बाहर आ जाती थीं। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। कई महिलाएं जेल भी गई थीं। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना था। जो गांव की औरतें थीं उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की सेवा हमारा कर्तव्य है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। असहयोग आंदोलन में जो लक्ष्य था वो सिर्फ स्वराज था, लेकिन इस बार यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो लक्ष्य था वो क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग थी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि हमें अंग्रेजों को किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करना है। तो इसमें कानूनों को उल्लंघन की बात नहीं थी, लेकिन इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में कानून के उल्लंघन की बात भी की गई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या क्या सीमाएं थी, आइए देखते हैं। अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी। तो अनुसूचित जनजाति जो थी, जनजातियाँ थी जंगलों में रहती थी, उनकी कोई भागीदारी इस आंदोलन में नहीं थी, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस इनकी मांगों की अनदेखी कर रही थी। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। दोनों समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। जो कांग्रेस थी वो हिंदू महासभा की ओर अपना झुकाव ज़्यादा रखने लग गई थी। 1932 की पूना संधि या समझौता। तो 1932 की जो पूना संधि हुई थी, इसके क्या क्या प्रावधान थे, आइए देखते हैं। इसमें दमित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। सामूहिक अपनेपन का भाव। वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया। जे चित्र व प्रतीक। भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई थी। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली थी।
लोक कथाएं। राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत में गौरव का भाव पैदा करती थी। तो जो राष्ट्रवादी लोग थे वो गांव गांव घूम घूम करके लोक कथाओं को गाया करते थे। चिन्ह उदाहरण जैसे झंडा चिन्ह। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा हरा पीला लाल जिसमें 8 कमल थे। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी जी ने भी सफ़ेद हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था। तो झंडा तैयार कर लिए गए थे। बंगाल विभाजन हुआ था उसी टाइम में 1905 में। उसी टाइम स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था बंगाल में 1905 में। और उस समय तिरंगा झंडा तैयार किया गया था जिसका रंग हरा पीला और लाल था और इसमें 8 कमल थे। और 1921 तक आता था महात्मा गांधी जी ने भी एक झंडा तैयार किया था जिसका रंग सफ़ेद हरा और लाल था। इतिहास की पुनर्व्याख्या। बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सकें। तो जो भारत में इतिहासकार थे वो कहते थे कि भारत के इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए ताकि भारतीय अपने आप पर भारतीय होने पर गर्व कर सके। गीत जैसे वंदे मातरम। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा था। मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन को गाया गया था। तो जब बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित गीत वंदे मातरम को गाया गया था। थैंक यू सभी को। अगर कुछ पसंद आता है समझ आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।